जय हिंद दोस्तों। सीज फायर का असली कारण क्या रहा? हम सभी ने सरकार से यहां तक एक्सपेक्ट कर लिया था कि अब की बार पीओ के लिए बिना हम नहीं मानेंगे और अब की बार भारत कैसे भी करके पाकिस्तान में अपना झंडा गाड़ेगा। लेकिन क्या कारण रहा कि बीच में युद्ध विराम करना पड़ा, सीज फायर करना पड़ा? क्या इसमें कोई पश्चिमी ताकत का हाथ था? क्या इसमें अमेरिका का हाथ था? या फिर भारत ने खुद के द्वारा ये काम किया, या फिर इंटरनेशनल प्रेशर भारत पर इस चीज के लिए आया? इस प्रश्न से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आज एंड हो जाएगी। इससे मुद्दे से रिलेटेड सारी क्लैरिटी आपके मन में आ जाएगी। दूसरा प्रश्न आप लोगों के मन में एक चल रहा होगा कि सर, सुना है पाकिस्तान में अभी इजिप्ट से एक बोरोन का जो है प्लेन, बोरोन 10 भर के प्लेन आया है। क्या कारण रहा? क्या पाकिस्तान में अभी न्यूक्लियर लीकेज हो रहा है? क्या कारण रहा कि अमेरिका की जो न्यूक्लियर इमरजेंसी टीम है उसने फिलहाल ही पाकिस्तान का दौरा किया? दूसरे इस प्रश्न को लेकर भी आपके जो जो डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर कर दूंगा। आप वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहो। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर, अचानक से सीज फायर क्यों हुआ। उसके लिए ना आपको इस घटनाक्रम के एक एक पॉइंट को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पहले आप लिंक करते चलना कि पहले पाकिस्तान ने क्या किया, हमारे यहाँ पर पहलगांव में टेरर अटैक कराया। ठीक है सर, पहलगांव में पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया। उसके जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च कर दिया। और जब सर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो क्योंकि उनके आतंकवादियों ने हमारे आदमियों को मारा था, सबसे पहले हमने क्या किया कि पाकिस्तान के जो भी टेरर कैंप थे उन पर हमला किया। ठीक है, तो पाकिस्तान के जो टेररिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर था, आतंकवादियों के जो जो ठिकाने थे, जो जो इनके अड्डे रहे प्रमुख, उनको हमने टारगेट बनाया और उनमें से 21 को भारतीय सेना ने जो है आइडेंटिफाई किया था, उसमें से 9 को हमने तबाह करके रख दिया पहले ही दिन। लेकिन हमने कोशिश की थी कि पाकिस्तान इस आतंकवाद के खिलाफ की गई हरकत में हमारा साथ देगा, लेकिन पाकिस्तान ने जवाब में क्या किया कि पुंछ में हमारे ही सिविलियंस पर अटैक कर दिया, गुरुद्वारे में अटैक कर दिया, कई मासूम लोगों की जानें चली गई। और उसके बाद सेकंड स्टेप उसके जवाब में भारतीय सेना ने जो उठाया, जो पाकिस्तान के एयर बेसेस थे मिलिट्री के, उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करके रख दिया। तो दूसरी चीज हमने क्या करी कि इन्होंने जैसे ही हमारे सिविलियंस पर अटैक किया, उसकी जवाबी कार्यवाही में हमने पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस को टारगेट करके रख दिया। तो पहला घटनाक्रम तो ये चला। अब क्या हुआ, दूसरे इस पॉइंट को आप समझना कि यहां पर सर अमेरिका का रोल कैसे आया। देखो, भारत ने पहले क्या किया, टेररिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को तोड़ा, उसके बाद उनके मिलिट्री बेसिस को तोड़ा। अब तीसरा भारत का टारगेट था सीपीईसी, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, इससे भारत चीन को भी काउंटर कर सकता था, इससे भारत पाकिस्तान को भी काउंटर कर सकता था। अब ये चीज ना यूरोपियन देशों को समझ में आ गई कि भारत तीसरा, क्योंकि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बना हुआ है, ये सिविलियंस प्लस मिलिट्री दोनों के यूज का आता है। उनके कहने का अकॉर्डिंग ये चीज सिविलियंस की यूज की है, लेकिन इसमें यूज किस किस का होता है सर? सिविलियंस भी हो या मिलिट्री हो, वहां की इन दोनों के काम में आता है। तो भारत का मेन टारगेट ये था। और जब ये चीज यूरोपियन देशों को पता चली तो उनको समझ में आ गया। अब देखो इसमें यूरोपीय देशों का क्या स्वार्थ रहा। यूरोपीय देशों ने सीधे सीधे जाके अमेरिका से कहा कि हम सभी की इकोनॉमी खतरे में आ जाएगी, क्योंकि चाइना से जो हमारा ट्रेड है, जो चाइना का वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, बीआरआई है, सीपीईसी है, उसी के थ्रू होता है। और अगर भारत ने इस पर हमला किया तो हम सभी की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। और इसीलिए एस जयशंकर साहब हमेशा स्टेटमेंट देते हैं ना कि वर्ल्ड्स प्रॉब्लम आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम बट यूरोप्स प्रॉब्लम आर वर्ल्ड्स प्रॉब्लम। यूरोप की कोई भी समस्या हो 2 दिन में वैश्विक बन जाती है। सारे यूरोपियन यूनियन के देशों ने पकड़ा ट्रंप को कि कैसे भी करके इसमें पाकिस्तान का मामला कमजोर ना हो और पाकिस्तान को सीधे सीधे आईएमएफ से लोन दिया जाए। और इसी के कारण उसके बाद आईएमएफ से $1 बिलियन का लोन सेंक्शन किया जाता है। किसको? पाकिस्तान को। किनके कहने पे? इसके कहने पे। किसके द्वारा? मेनली आईएमएफ तो अमेरिका की कठपुतली है, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम फंड जाता है वो अमेरिका के थ्रू ही जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार पाकिस्तान को $1 बिलियन का निवेश प्राप्त हुआ। और जब पाकिस्तान को इतना पैसा मिला, ये जो बेल आउट पैकेज पाकिस्तान को प्राप्त हुआ, फिर भारत ने सीधा क्या स्टेप उठाया? भारत ने खुद जानबूझ के, भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जाता है, आप इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करना, कि इंडिया डिक्लेयर्स फ्यूचर टेरर एक्ट्स विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वार। कि पाकिस्तान की तरफ से अगर अब कोई भी आतंकवादी हमला हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वार डिक्लेयर किया जाएगा, मतलब उसे सीधा सीधा युद्ध की घोषणा की जाएगी और फिर भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हो जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट ने हाथों हाथ बेल आउट पैकेज जिस दिन पाकिस्तान को दिया गया उसी दिन कैबिनेट नोट जारी हुआ था, लेकिन ये मीडिया में जानबूझकर हाईलाइट नहीं होने दिया पश्चिमी देशों ने। आप समझने की कोशिश करना, यह है सीज फायर का असली रीजन।
इंडियन गवर्नमेंट एक चीज समझ चुकी थी कि हमने क्या किया कि उनके काफी हद तक आर्मी के जो बेसेस थे उनको तबाह किया, उनके टेररिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया। इस हद तक हमने उनको काफी हद तक तबाह करके रख दिया। दूसरी चीज, इसके बदले में हमें 2% भी नुकसान नहीं हुआ। हाँ, कुछ जाने हमारी भी गई, हमारे भी लोग शहीद हुए, लेकिन जो नुकसान हमने पाकिस्तान का किया उसको आप 90% मानो तो भारत का नुकसान ज्यादा से ज्यादा 2 से 3% होगा उसकी जवाबी में। तो इसके कारण क्या किया, इंडिया ने थोड़ा सेफ खेलना चाहा। देखो, कोई भी रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है ना, वो पहले सेफ रास्ता तय करती कि मेरे नागरिकों की हानि ना हो और मैं दुश्मन का ज्यादा से ज्यादा नुकसान कर दूं। अगर यहां से स्थिति ये जाती कि ये हिस्सा है और यहां से जस्ट आगे तक, यहां तक तो ऑपरेशन चल रहा था कि सर ऑपरेशन सिंदूर की जितनी लिमिट थी इसके तहत हम जितनी तबाही ला सकते थे वो पूरी तबाही हम लेके आए, लेकिन इसके जस्ट आगे डिक्लेयर हो जाता वार, तो भारत ने सीधा कहा अब से पाकिस्तान ने कुछ किया तो सीधा सीधा ये किस चीज को चेतावनी है, वॉर को। भारत जानता था कि अब पाकिस्तान को रोकना पड़ेगा क्योंकि इसको अब पैसा भी आ गया, फंड भी आ गया, तो ये पहले हथियार भी खरीदेगा और जब युद्ध होता है तो उसमें दोनों पक्षों को हानि होती है। हालांकि एक पक्ष को कम, जो ताकतवर होगा, दूसरे को ज्यादा हानि होती है, लेकिन हानि तो दूसरे इस पक्ष को भी हुई। और हमारी भारत सरकार आप और हमारी दोनों की भावुकता से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। हम सभी ने सोचा था कि सर कैसे भी करके वो पीओके को वापस ले आ पाएंगे, ठीक है, लेकिन आप जानते हो कि मिलिट्री बेसिस पे ये करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर है सर, दोनों के पास एटम बॉम्ब है सर, और कल को ये इतनी बड़ी तबाही ला सकते हैं जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और चूंकि पाकिस्तान तो वैसे भी बर्बाद होने के कगार पर है, ठीक है, तो जो बर्बाद आदमी है उसका तो ज्यादा बिगड़ेगा नहीं, लेकिन भारत आज विश्व की अग्रणी शक्तियों में गिना जाने लगा है। हम अर्थव्यवस्था में चौथे नंबर पर पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे भारत इस सदी के अंत तक एक वैश्विक गुरु के रूप में अपनी इमेज फिर से प्रतिस्थापित कर चुका होगा। इसके कारण इसमें नुकसान हमारा ज्यादा है क्योंकि वो लोग तो पहले ही कंगाल हो चुके हैं। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने कोशिश की कि जितना भी हम नुकसान कर सकते थे वो हम कर चुके हैं। अब हम चाह रहे हैं कैसे भी करके वॉर डिक्लेयर कर दिया, अब पाकिस्तान में थोड़ी सी भी बुद्धि होगी तो वो वॉर में नहीं उतरेगा, क्योंकि वो वॉर में उतरा उसका स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा पूरा के पूरा। पाकिस्तान में वैसे ही भुखमरी और महंगाई बहुत ज्यादा हद तक बढ़ रही है, तो इस वजह से भारत सरकार ने ये जानबूझ के वॉर का जो स्टेटमेंट है, जो कैबिनेट नोट है, वो जारी किया। अब आप बोलोगे कि सर ठीक है, ये वॉर का कैबिनेट नोट इन लोगों के द्वारा जारी कर दिया गया, लेकिन इसमें अमेरिका का रोल क्या रहा? पहले एक चीज को समझने की करो, जैसे ही भारत सरकार ने ये प्रेस नोट जारी किया ना, तो पहले पाकिस्तान में एक ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं द बॉयज क्लब। अब बॉयज क्लब में कोई लड़के नहीं है, ये आर्मी के ही जो रिटायर्ड लोग हैं ना उनका ग्रुप है, और ये पाकिस्तान की एक तरीके से इंटेलिजेंस का काम करता है। इसमें क्या, इसके जस्ट पहले के जो आर्मी चीफ थे, एक तो राहिल शरीफ हुए और एक कमर बाजवा हुए, ये दोनों इसको लीड करते हैं। इसमें कोर कमांडर लाहौर, कोर कमांडर रावलपिंडी, कोर कमांडर कराची, ये लोग भी इसके अंदर ऐड है। तो इन सबको एक चीज समझ में आ गई कि अगर हम अब भारत से टकराए और सीधा अगर ये स्थिति वार पर पहुंच गई तो ये हमारे लिए ज्यादा घातक होगी और पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। आसिम मुनीर जो पाकिस्तान का वर्तमान में आर्मी का चीफ है, वो नहीं चाहता था किसी भी हद तक कि सर वॉर डिक्लेयर, मतलब वो वॉर को रुकवाना नहीं चाहता था। आसिम मुनीर की मंशा थी कि कैसे भी करके युद्ध हो, क्योंकि उसकी जो सत्ता है वो पलटने की तैयारी पर थी। आसिम मुनीर को किसी वक्त हटाया जा सकता था, तो इसके कारण उसने सोचा कि अगर युद्ध चला तो मेरा टेन्योर है, जो मेरा कार्यकाल है, मेरी पावर है, वो बढ़ जाएगी। और जब भी कोई देश युद्ध में उतरता है तो उस देश की आर्मी के प्रति लोगों की सहानुभूति है ना, वो अपने आप जुड़ने लगती है। तो आसिम मुनीर नहीं चाह रहा था, लेकिन ये जो द बॉयज क्लब है, इसने आसिम मुनीर पर, जो आसिम मुनीर है, ये रहे वो आसिम मुनीर साहब, इन पर प्रेशर डलवाया। साथ में द बॉयज क्लब ने साफ साफ चेतावनी दी कि हम पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करके रख देंगे, भले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो, भले तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो, भले पुश्तैन तहफूज मूवमेंट हो, भले मुताहिदीन ऑपरेशन मूवमेंट हो, इन सब के द्वारा हम पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करके रख देंगे। इन लोगों ने आसिम मुनीर पर सीधा सीधा प्रेशर डलाया। साथ में उसी समय अमेरिका बीच में कूदा। अमेरिका ने भी आसिम मुनीर को फोन करके कहा कि ये सारे सभी लोगों के लिए खतरे की घंटी अगर आज भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है तो, और इसमें ज्यादा तबाही देखने को मिलेगी पाकिस्तान। इसी वजह से जब आसिम मुनीर को इन सब का कॉल गया तो उसने जाके वहां के डीजीएमओ को बोला, और जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फिर भारत के डीजीएमओ से बात करी और उसके बाद सीज फायर कर दिया गया।
अब इसमें आप लोग बोलोगे कि अमेरिका का कोई भी इतना खासा रोल नहीं रहा। हाँ, एक कॉल गया था ट्रंप की साइड से उनको कि कैसे भी करके युद्ध विराम हो जाए, और इसका सारा क्रेडिट इसने ले लिया, जबकि सीज फायर का रियल रीजन नरेंद्र मोदी जी का ये जो कैबिनेट का जो स्टेटमेंट था कि एवरी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वार, ये इसका वास्तविक कारण रहा था। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि सर सीज फायर का रियल रीजन क्या है, समझ में आया। दूसरी किंवदंती पर हम चलेंगे। अब पहले तो आप एक चीज देखो, अब आपको ये चीज तो पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी कि सीज फायर क्यों किया। और सर दूसरी चीज मैंने आपको, शायद आप पुरानी वीडियो जाके मेरी जस्ट पहले की देख लेना, मैंने आपको पहले भी कहा था कि काइनेटिक वार से हम पीओके नहीं ले सकते। पीओके लेने के लिए जो सबसे सही ऑप्शन है वो है हमारे कोवर्ट ऑपरेशन, जो हमारी रो है, जो हमारी इंटेलिजेंस है। उसके अलावा पाकिस्तान में जो विद्रोही है उनको हम कैसे भी करके सपोर्ट करें। हमें उस तरीके से माइंड गेम खेलना होगा जैसे सीरिया, ईरान, इराक, यहाँ तक कि बांग्लादेश, इन सब में पाकिस्तान अमेरिका और रशिया के द्वारा गेम किए गए थे। और इन सब में कैसे इन देशों को बर्बाद किया गया था, उनसे हमें कुछ लर्निंग्स लेनी पड़ेगी। ठीक है, वहां पे उन लोगों ने अपनी डायरेक्ट आर्मी को नहीं उतारा युद्ध में, ये चीज ध्यान रखना। उन्होंने उन्हीं देश के विद्रोहियों को पकड़ के विद्रोहियों को सपोर्ट करना शुरू किया। तो अब भारत का भी रियल जो गेम है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में साइकोलॉजिकल वार के तहत जो जो पॉइंट्स बताए थे, भारत अब उन्हीं पॉइंट्स पर जाने वाला है। मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया था कि इस पे एयर स्ट्राइक हो या मिलिट्री ऑपरेशन हो, इस मामले में इतने सक्सेसफुल नहीं हो सकते। लेकिन हमारा ऑपरेशन सिंदूर इस मामले में एक हद तक सक्सेसफुल भी हुआ। हमने क्या किया कि बिना वार किए, बिना खुद ज्यादा नुकसान झेले, हमने पाकिस्तान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टेरर का, उसको काफी हद तक सर बर्बाद करके रख दिया। हमने मिलिट्री बेसिस को बर्बाद करके रख दिया, तो उनका तो बहुत सारा नुकसान हो गया और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा सेफ खेल गए। तो पहली चीज तो आपको ये क्लियर हुई, ठीक है। दूसरी चीज क्या है सर, कि आप लोगों ने सुना होगा कि अभी सर इजिप्ट से एक बोरोन 10 का जो प्लेन है वो भर के पाकिस्तान में आके उतरा। उसके अलावा क्या बोलते हैं, अमेरिका की जो न्यूक्लियर टीम है वो पाकिस्तान में आई। इन सबका रियल रीजन क्या था कि ये लोग यहाँ पर आए। पाकिस्तान में क्या न्यूक्लियर रिएक्शंस लीक हो रही है, ठीक है। पाकिस्तान में रियल माजरा क्या चल रहा है, तो उसको समझने के लिए आप थोड़ा सा ही समझो कि पाकिस्तान में क्या, ये यहाँ का सरगोजा एयरपोर्ट है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान का जो सरगोजा एयरपोर्ट है ना, इसमें क्या किया कि भारत ने ना इनका जो सरगोजा बेस है, सरगोदा एयरबेस पर भारत के द्वारा हमला कर दिया गया। और इसी सरगोदा एयरबेस के जस्ट पास है पाकिस्तान की कौन सी सर, किराना हिल्स। और ये जो किराना हिल्स है, यहाँ पर पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर वेपन है, वो रखे हुए हैं सर। न्यूक्लियर हथियार इसी के जो हिल है, इसी के अंदर छोटी छोटी गुफाएं टाइप पाकिस्तान ने बना रखी है अंडरग्राउंड, और उनके अंदर इनके न्यूक्लियर हथियार रखे हुए हैं। और इसी के कारण जो सरगोदा एयरबेस है उसको पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा मजबूत बनाया था। उसने कहा था कि हमारा जो एयरबेस है, इस पर आप बॉम्ब से भी हमला करोगे तो वो नहीं टूटेगा। लेकिन भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल थी, उसने इसकी जो उम्मीद थी उस पर पानी फेर दिया। इनका जो चाइनीज डिफेंस सिस्टम था HQ9, उसको हमने तहस नहस करके रख दिया, ठीक है। वो इनके कोई भी काम नहीं आया। तो इसके कारण क्या हुआ कि भारत की सीधी धमकी थी। हमने क्या किया, इन दोनों में ना, सरगोदा एयरबेस में और किराना हिल्स, इनमें 22 किलोमीटर का फासला है केवल। तो हमने पाकिस्तान के डायरेक्ट न्यूक्लियर सेंटर पर हमला नहीं किया, जो अभी खबर चल रही है। हमने हमला किया इससे 22 किलोमीटर दूर, कहां पर, सरगोदा एयरबेस पे। लेकिन पाकिस्तान को यह डर हुआ कि सरगोदा एयरबेस पर हमला हुआ है और इसका प्रभाव, चूंकि वो अंडरग्राउंड उनके सारे न्यूक्लियर बम रखे हुए हैं, तो सर इसका कोई प्रभाव इन न्यूक्लियर बम तक ना हो। और अगर न्यूक्लियर लीकेज हो रहा है तो बोरोन 10 क्या करता है कि जो न्यूक्लियर रेडिएशंस निकलती है ना सर, उनको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो यहीं से पाकिस्तान ने सीधा सीधा इजिप्ट की और अमेरिका की हेल्प ली कि एक बार आके चेक कर जाओ, अगर न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हो रही हो तो बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। और इसी वजह से उन्होंने उनको बुलाया। तो पहली चीज तो आपको ये चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज क्या, कि भारत ने जानबूझ के सरगोदा एयरबेस को क्यों टारगेट किया, इसका रीजन था कि हम पाकिस्तान को एक चीज बताना चाहते थे कि आप ये जो न्यूक्लियर बम की आड़ में, एटम बम की आड़ में आप ये जो अपने यहाँ पर जिहाद की फैक्ट्री चला रहे हो ना, ये ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। और भारत को आपके एक एक जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं उनका पता है, भले किराना हिल्स वाला हो, कहूता हो, कुशाग्र हो, चश्मा रिप्रोसेसिंग फैसिलिटी हो, निल्लोर हो आपका, ठीक है। और इन सब पे, भले ही आपकी न्यू लेबोरेटरी हो, इन सब पे भारत टारगेट कर सकता है। आज किराना हिल्स के पास सरगोदा एयरबेस पे टारगेट किया है, कल को ये टारगेट कहाँ हो सकता है सर, सीधा सीधा किराना हिल्स को भी टारगेट किया जा सकता है।
अब आपको एक चीज समझ में आई, ये भारत ने जानबूझ के सरगुजा एयरबेस को इस हद तक तबाह करके रख दिया, और इसी के कारण सीधे सीधा पाकिस्तान को एक चीज का डर आ गया कि अब अगर हमने न्यूक्लियर बम नहीं दागे तो हम संकट में आ जाए। और इस वजह से पाकिस्तान अगला स्टेप इसी चीज पे उठाने वाला था कि कैसे भी करके पाकिस्तान भी चाह रहा था अगर युद्ध हुआ तो वो न्यूक्लियर बम का यूज करते, क्योंकि वो पहले ही बर्बादी पे। इसलिए भारत ने बहुत सेफली ये गेम खेला है, ठीक है। अब हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने पाकिस्तान को धमकी तो दे दी कि ठीक है हम आपके जो न्यूक्लियर सेंटर्स हैं इनको तबाह कर सकते हैं, भारत की जो मंशा है भारत ने बखूबी दिखा दी। लेकिन अब भारत का क्या एक्शन प्लान हो सकता है इनके न्यूक्लियर वेपन की धमकी पर? तो हमें सर यहाँ पर ना कुछ इजराइल से सीखना होगा। ईरान भी इजराइल को इस प्रकार से धमकियां देता था कि हम कैसे भी करके परमाणु बम बना ले। ईरान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, मोसाद के द्वारा ईरान के अंदर इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, मोसाद ने ईरान में सर काफी कोवर्ट ऑपरेशंस चलाए। इसके तहत जो ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट है ना उनको मरवाया, किसी को मेडिकल पॉइजनिंग के तहत, किसी को किस तरीके से, लेकिन उनको मरवा दिया गया। यहाँ पर देख सकते हो इनके बड़े बड़े जो भी लीडर्स हैं उनकी मौत हो गई थी टाइम टू टाइम। इनके जो बड़े बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनको ईरान ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा मरवा दिया था, इसराइल ने। किसके? ईरान के। अब आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है कि यही काम अब हमारी किसका है सर? रो का। रो की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर हम कैसे भी करके एक एक पॉइंट को देखें कि न्यूक्लियर इनके जो भी साइंटिस्ट है ना उनको आप मेडिकल पॉइजनिंग करवा के मारो, या फिर आपके जो लोकप्रिय शूटर है, आपके जो अननोन गनमैन है, उनका यूज करके इनको एक एक साइंटिस्टों को आप टपकवाओ, ताकि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर जो एसेट है ना वो कैसे भी करके खत्म हो, ठीक है। न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर इनका खत्म हो जाए। दूसरी चीज, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो भी रिटायर्ड अधिकारी हैं, जो भी लोग हैं इनको क्या करना है, या तो आप हनी ट्रैप करो सर, या इनको पैसा खिलाओ, और पैसा खिला के इनको खिला के कैसे भी करके इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी की एक एक छोटी छोटी बारीकी का आपके द्वारा पता किया जाए। उसके अलावा इनका न्यूक्लियर जो कमांड सिस्टम है, जहाँ से इनकी कमांड आती है कि बड़े ऑफिसर के द्वारा छोटे ऑफिसर को ये चीज कमांड आएगी कि हाँ अब न्यूक्लियर बम दामना है, इसके लिए आपको साइबर ऑपरेशंस करने पड़ेंगे सर। और इस साइबर हैकिंग के जरिए आप उनके मोबाइल फोन कॉल को ट्रेस करना शुरू कर दो, और ऐसे कर दो कि जब युद्ध में उनके पास ये मौका आए कि वो न्यूक्लियर बम यूज करना चाहे तो एक दूसरे से वो कम्युनिकेट तक नहीं कर पाए। इसके लिए आप सीधी सीधी किसकी मदद ले सकते हो सर? जाकर इजराइल की। तो मेरा बताने का मोटिव यही था कि अब हमारा सारा गेम है वो किसके हाथ में है? रो के हाथ में। और हम लोगों को भावुक नहीं होना। मैं फिर बोल रहा हूँ, वॉर कभी भी किसी चीज का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता जब दोनों देश एटॉमिक पावर हो। जब तक हम उनकी जो एटॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको तबाह नहीं कर सकते, हमें वॉर में नहीं कूदना, ठीक है। क्योंकि उससे भी हम पूरी तरीके से उनकी टेरिटरी पर ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे, उनकी टेरिटरी पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। और टेरिटरी पर अगर पाकिस्तान की जो सीधी धमकी है कि अगर भारत ने उनकी टेरिटरी की तरफ आंख उठा के देखा, उनकी टेरिटरी को कब्जा करने की कोशिश की और उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है, तो वो सीधे सीधे न्यूक्लियर बम दागेंगे। न्यूक्लियर बम दागेंगे, उधर से पाकिस्तान से दागा जाएगा, ठीक है। हो सकता है जम्मू कश्मीर का कुछ इलाका तबाह हो जाए, फिर बदले में भारत करेगा, बदले में पाकिस्तान कर देगा। और सर न्यूक्लियर बम की तबाही आप हिरोशिमा और नागासाकी में जाकर देख सकते हो कि वो देश आज किस हद तक बर्बाद हो चुके हैं। जापान के जो वो शहर है हिरोशिमा और नागासाकी, वो इतने बर्बाद हुए सर, ये तो छोड़ो आदमी और इंसान तो ठीक है, इवन पशु पक्षी तक उस इलाके के पूरे मर जाते हैं, आसमान से लेके नीचे तक के जितने भी हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक नष्ट हो जाते हैं, पेड़ पौधे तक नष्ट हो जाते हैं। तो सीधी बात है कि वो इस चीज का सोल्यूशन नहीं था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि युद्ध भूमि में लड़े गए युद्ध से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मनोभूमि में लड़ा गया युद्ध। तो हमें वैसे के वैसे ही गेम खेलना है जैसे रशिया और अमेरिका खेलते हैं। क्या? विद्रोहियों को पकड़ो। अब भारत सरकार की सीधी जिम्मेदारी कैसे भी करके बलूचिस्तान को सीधा सपोर्ट दे दिया जाए, और पाकिस्तान के जो रिटायर्ड आला अधिकारी हो या फिर एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अधिकारी हो, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो, इनको एक एक करके कुछ को उड़वाओ, कुछ को हनी ट्रैप में फंसाओ, कुछ को पैसे का लालच दो, ठीक है। तो ये सारे गेम्स हमें इस तरीके से इनसाइड खेलने हैं, और अब कोवर्ट ऑपरेशन के द्वारा ही ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 लॉन्च किया जाएगा, और तभी आपका और हमारा जो सपना है कि हमें पीओके वापस चाहिए वो वापस आ पाएगा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।